8 स्टेप ट्रेनिंग। दोस्तों सबसे पहले आप, ये ट्रेनिंग आपके लिए है। सबसे पहले आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि आखिर आपने एमएलएम क्यों ज्वाइन किया, आखिर आपने एडब्ल्यूपीएल क्यों ज्वाइन किया, राइट। तो जवाब है आपका सक्सेस के लिए। और इंसान अपनी लाइफ में सक्सेस चाहता है और उसी सक्सेस के लिए उसकी तलाश में प्लेटफॉर्म ढूंढते ढूंढते आप आज यहां तक पहुंचे हो। अदरवाइज अगर आप एडब्ल्यूपीएल ना करते तो एड उसके बावजूद भी आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, आपकी जिंदगी तो चल ही रही है, दाल रोटी तो चल ही रही है। आप चाहे इस बिजनेस में किसी भी पर्पज से ज्वाइन हुए, चाहे आप को प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट थी, प्रोडक्ट की ताकत आपको आपने देखा, या फिर आपने इस बिजनेस में बहुत सारा ग्लैमर देखा, पैसा देखा, आप उस वजह से इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया आपने, या फिर आपके किसी दोस्त ने या रिलेटिव ने आपको इन्फ्लुएंस किया, मोटिवेट किया, या फिर आप भी चाहते हैं कि एक अच्छे सक्सेसफुल लोगों की तरह आप भी जीवन जिए। क्योंकि आज की डेट में हर इंसान सोशल मीडिया पे एक्टिव है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक्टिव है, टीवी देखता है, मूवीज देखता है, राइट। और उसके बाद में मूवीज देखने के बाद में, एक्टर एक्ट्रेस को देखने के बाद में, सेलिब्रिटीज को देखने के बाद में सोशल मीडिया पे हर इंसान अपनी लाइफ, अपने आप को उनकी लाइफ से रिलेट करना शुरू कर देता है कि काश यार मेरी भी लाइफ ऐसी होती, मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होती, ये होता, फला होता, ढिमका होता, राइट। तो ये सब चीजों ने हो सकता है आपको इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश में यहाँ तक पहुंचा दिया। ये तो आप यकीन मानिए कि हम लोग जो इस बिजनेस में आते हैं हमारे में से कोई भी इंसान एपीजे अब्दुल कलाम का आईक्यू लेकर के पैदा नहीं हुआ इस दुनिया में, आइंस्टीन का या एडिसन का दिमाग लेकर के कोई इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। और ना ही कोई इंसान हमारे जो इस पेन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को जो ज्वाइन करते हैं, वो हमारे में से कोई लोग बड़ा विजन लेकर के इस दुनिया में आया हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर बड़े विजन की अगर बात करो, तो इस देश दुनिया में जितने भी एंटरप्रेन्योर है या जितने भी बिजनेसमैन हैं, तो उन लोगों ने जब दूरदृष्टि को ध्यान में रखते हुए अपने किसी स्टार्टअप को अंजाम दिया, अपने किसी बिजनेस को स्टार्ट किया, उसे कहते हैं विजनरी इंसान। तो हमारे में से कोई भी इंसान विजनरी नहीं है। हम सब लोग उन 90% लोगों में से हैं जिनकी सोच सिर्फ इतनी है कि हमारे को जीवन जीने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर हम करें, दैट्स इट। और इसी वजह से आज तक हम जो जीवन जी रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारे को आउटपुट आ रहा है, सैलरी आ रही है, या फिर हम दुकान से पैसा कमा रहे हैं, राइट। लेकिन विजनरी और जो अच्छा आईक्यू लेवल पैदा लेकर के जो लोग दुनिया में आए हैं, वो लोग कौन है? वो लोग हैं जो इस दुनिया में राज करते हैं। हम उस कैटेगरी में से नहीं है। तो जब इस बिजनेस को करने में परेशानी आएगी, तो हम इस बिजनेस को क्विट कर देंगे, छोड़ देंगे, और ऐसा ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पर सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप लोग अपना नाम रजिस्टर कर दो। तो आप लोग अपना नाम रजिस्टर नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि उसके लिए 5,500 रुपया ट्रेनिंग का पैसा देना पड़ेगा, राइट। आपको आने जाने का पैसा देना पड़ेगा, वो आपके पास में नहीं है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो। क्लियर है? तो ये इस बिजनेस को करना आपका कौन सी प्रायोरिटी बन गया? सेकंड प्रायोरिटी बन गया। तो आपका विजन कैसे हो सकता है, या आप एम्बिशियस कैसे हो सकते हो, या आप इंटेलिजेंट कैसे हो सकते हो? क्योंकि जो इंसान विजनरी होगा, जो इंसान इंटेलिजेंट होगा, उसे वो आज के रिजल्ट से काम थोड़ी करेगा कि आज उसका रिजल्ट क्या है।
उसे काम करवाएगा एंड रिजल्ट कि 5 साल के बाद में क्या होगा, 10 साल के बाद में क्या होगा अगर मैं इस काम को करूंगा। उसे 5 साल के बाद की इमेज, 10 साल की इमेज आज पता लग जाएगी। इसीलिए वो अपने पूरा सब कुछ दांव में लगा करके इस बिजनेस को करेगा। राइट। तो हम कौन है? हम वो 90% लोग हैं जो हम ट्राई करने के लिए इस बिजनेस में आते हैं, हकीकत मायने में सक्सेस के लिए नहीं आते। क्लियर है? हमारे को इस ये अगर हम बिजनेस ना करें तो हमारे पास में बेसिक 2 रास्ते बचते हैं जहां से हम पैसा कमाते हैं। एक हमारी नौकरी, और दूसरा हम खुद का बिजनेस करके भी पैसा कमाते हैं। पहला तरीका नौकरी बहुत आसान है। जितनी बड़ी आपकी एजुकेशन होगी उतनी आपकी सैलरी होगी, उतना बड़ा आपका पैकेज होगा, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी होगी। हायर एजुकेशन, जो भी आप सैलरी चाहते हैं उसके हिसाब से, टाइम पंक्चुअलिटी, फॉलोइंग ऑर्डर्स, आप अपने बॉस के ऑर्डर को आपको फॉलो करना होगा। आप अपनी मर्जी से खा नहीं सकते, अपनी मर्जी से पी नहीं सकते, अपनी मर्जी से कपड़े नहीं पहन सकते, अपनी मर्जी से छुट्टी नहीं ले सकते। नौकरी की डेफिनेशन इतनी है कि भूखे कभी मरेंगे नहीं और पैसे वाले कभी बनेंगे नहीं। नौकरी से जो मिलने वाली सैलरी है वो एक प्रकार से हमारे को अपने सपनों को बेचने के एवज में मिलने वाली क्या कह सकते हो आप उसे, उगाही कह सकते हो, हफ्ता कह सकते हो, या फिर आप उसे कह सकते हो कि आपकी डिमांड पूरी हो रही है। फिरौती कह सकते हो। करेक्ट, करेक्ट वर्ड क्या कह सकते हो? फिरौती। जो सैलरी मिल रही है हमारे को नौकरी में, वो सैलरी हमें क्या कर रही है? हमारे सपनों को बेचने के एवज में, हमें सपने ना देखने के एवज में हमारे को मिलने वाला पैसा है सैलरी। कि बेटा तुम बड़े सपने मत देखो, उसके लिए हम तुम्हारे को पैसा देंगे। क्योंकि अगर तुमने बड़े सपने देख दिए तो तुम जॉब छोड़ दोगे। जॉब छोड़ दोगे तो तुम दूसरे के लिए कैसे काम कर पाओगे? फिर दूसरा आदमी अमीर कैसे बन पाएगा जिसने तुम्हें जॉब पर हायर किया हुआ है? राइट। इसलिए सैलरी दी जाती है ताकि तुम जिंदगी भर चूहा दौड़ में फंसे रहो। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड एंड पुअर डैड में लिखते हैं कि एक मिडिल क्लास इंसान जो जॉब कर रहा है वो एक ऐसे चूहा दौड़ में फंसा हुआ है जो कभी पिंजरे से बाहर नहीं निकल पाएगा, कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। पहले वो अपना पेट भरने के लिए भागता है, फिर उसके बाद में उसके ऊपर उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, वाइफ है, बच्चे हैं, पूरी जिंदगी भागते रहता है। एक ऐसी चूहा दौड़ है। तो आप कभी जॉब छोड़ ही नहीं सकते, कभी नहीं, लाइफ टाइम रिटायर नहीं होता जॉब करने वाला व्यक्ति। और अगर कोई कहता है कि सर हाँ मैं तो रिटायर हो गया, तो यकीन मानो आपका बेटा आपका कर्ज निभा रहा होगा, आपका कर्ज अदा कर रहा होगा। आपका बेटा जॉब में लग चुका होगा और अब वो गुलामी करेगा। मतलब आपके खानदान में किसी न किसी को तो गुलामी करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। आप बिजनेस करके भी पैसा कमा सकते हो, लेकिन बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। उस पैसे का रिस्क आपको लेना पड़ेगा। मार्केट में कंपटीशन इतना है, गारंटी नहीं है कोई कि आप जिस बिजनेस को शुरू करोगे तो बिजनेस में आप कामयाब हो जाओगे। आपको उस बिजनेस का एक्सपीरियंस चाहिए। आपके पास में 10-15 लाख 20 लाख रुपए क्या आ गए कहीं से भी अगर आ जाते हैं, तो आप चौड़े होकर के नहीं घूम सकते कि अब आज के बाद में मैं जॉब नहीं करूंगा और मैं तो अपना स्टार्टअप कर रहा हूं। क्या एक्सपीरियंस है आपके पास में उस बिजनेस का? जब नॉलेज ही नहीं है तो आप उस बिजनेस को करोगे कैसे? और बिना घाटा खाए आज तक कोई बिजनेस शुरू नहीं हो पाया है। बिना लॉस खाए आज तक कोई बिजनेस शुरू नहीं हो पाया। तो टैलेंट आपको पास में नहीं है तो कैसे उस काम को करोगे? उसके बाद मैं बात करूं टाइम की। अगर आप नए बिजनेस को टाइम नहीं दोगे तो बिजनेस कभी ग्रोथ नहीं करेगा, और नए बिजनेस को समय दोगे
तो आपकी करंट इनकम बंद हो जाएगी। फिर वो चाहे जॉब के माध्यम से हो रही है, फिर वो चाहे आपकी दुकान के माध्यम से हो रही है, तो आपका घर कैसा चलेगा अगर करंट इनकम बंद हो जाएगी तो। क्लियर है? तो इसीलिए जिसके पास में पूरे जीवन की कमाई करके उसके पास में कोई जमा पूंजी है, तो उससे तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि भाई किसी भी ऐसे बिजनेस में मत लगाना कि अगर वो बिजनेस ना चला तो तुम्हारे पूरे जीवन की जमा पूंजी खराब हो जाए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग भी एक बिजनेस मॉडल है, और इस बिजनेस मॉडल में हमारे को क्या बेनिफिट मिलता है? पैसा नहीं लगाना होता। पैसा नहीं लगाएंगे तो जाहिर सी बात है रिस्क नहीं होगा, और मार्केट में कंपटीशन है नहीं, क्योंकि यहाँ पर सीनियर जूनियर की मदद करता है। अब जो इंसान ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर या ट्रेडिशनल आपके जॉब के अंदर, जो इंसान 15 लाख रुपए मंथली पैकेज पर हो, 2 करोड़ रुपए साल के पैकेज पर हो, क्या वो एक बिगिनर को अपने नजदीक बैठने भी देगा? क्या एक बिगिनर, क्या एक नया रिक्रूट हुआ एक फ्रेशर, क्या जो 2 करोड़ रुपए का साल का पैकेज वाला बॉस है उससे मिल भी पाएगा? नहीं ना। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जितना बड़ा लीडर होता है वो उतना ही ज्यादा हम्बल होता है, उतना ही ज्यादा हेल्पफुल होता है, नेचर वाइज, नॉलेज वाइज एक गार्जियन की भूमिका निभाता है। तो ये बिजनेस कैसा है कि इस बिजनेस में ऊपर वाला नीचे वाले की मदद करता है। यहां पर बॉस नहीं होता है, यहां पर लीडर होता है। राइट? तो नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करनी चाहिए? है तो बिजनेस मॉडल, लेकिन पैसा नहीं लगता। पैसा नहीं लगा तो रिस्क नहीं है, कंपटीशन नहीं है। और उसके बाद करें बात टैलेंट की, तो यहां पर आपके पास में नेटवर्क मार्केटिंग का टैलेंट है चाहे नहीं है, लेकिन आप इस काम की शुरुआत कर सकते हो। बाकी कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिस प्रोफेशन की ट्रेनिंग लिए बिना, जिस प्रोफेशन का नॉलेज लिए बिना आप काम को शुरू कर सको। सिंपल सी बात है। और उसके बाद बात करें टाइम की, तो आपके पास में जितना भी समय आप इस बिजनेस को दे सकते हो अपने करंट वर्क के बाद में, मीनवाइल आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के बाद में आप कितना समय दे सकते हो, आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करने के बाद में कितना समय दे सकते हो, आप हाउस वाइफ हो तो हाउस वाइफ के बाद में कितना समय दे सकते हो, या आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप लाइक एग्जांपल के तौर पर आपकी दुकान है, या आपका डिस्पेंसरी है, या आपका सलून है, या आपका प्रिंटिंग प्रेस है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है कि जो काम आपके बिना नहीं हो सकता उसे सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। राइट? वो बिजनेस नहीं होता है। तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आप उस काम के बाद में जितना भी समय आप बचता है उतना समय भी अगर आप इस बिजनेस को देंगे तो आपकी करंट इनकम बंद नहीं होगी, और आपका बिजनेस यहाँ से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपका शुरू हो जाएगा। इसीलिए हमारे को नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। और सवाल पैदा होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? पहले इसको समझना जरूरी है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है इसकी सिंपल सी डेफिनेशन समझो। अब मार्केटिंग स्ट्रेटजी in which the sales force is compensated not only for sales they personally generate, but also for the sales of the other sales peoples that they recruit. This recruited sales force is referred to as the participants downline and can provide it multiple levels of compensation. यहाँ पर सेल्स का जो बेनिफिट है वो केवल एक सेल्समैन को नहीं जाता है, बल्कि उस सेल्समैन ने जितने लोगों को ज्वाइन कराया, अगर उनके माध्यम से भी सेल होती है, न केवल उन इंडिविजुअल को कमीशन मिलता है, बल्कि यहाँ पर
उस व्यक्ति को भी उनके काम करने का बेनिफिट मिलता है जिसने उन 5-10 लोगों को रिक्रूट किया है। राइट? और आसान शब्दों में समझो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो कि मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है। देखो, मल्टी लेवल मार्केटिंग भी प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन का एक अल्टरनेटिव तरीका है। ट्रेडिशनल तरीके में क्या होता है? ट्रेडिशनल तरीके में ये होता है कि प्रोडक्ट रिटेल शॉप पे मिलता है और रिटेल शॉप पे या ई कॉमर्स वेबसाइट पे मिलता है। तो रिटेल शॉप पे या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कहां से आता है? डिस्ट्रीब्यूटर के पास से आता है। डिस्ट्रीब्यूटर के पास कहां से आता है? होलसेलर के पास। होलसेलर के पास कहां से आता है? उसके पास आता है जो उस इलाके का सीएनडफ है, डिस्ट्रिक्ट का या फिर स्टेट का सीएनडफ है। उसके पास कहां से आता है? उसके पास आता है कंट्री सीएनडफ के पास। और कंट्री सीएनडफ में कौन भेजता है? कंट्री सीएनडफ में भेजती है कंपनी। राइट? ये एक डिस्ट्रीब्यूशन का चेन ऑफ कमांड है। इस तरीके से प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है, उसे कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। एमएलएम में क्या है? एमएलएम में प्रोडक्ट कंपनी से सीधे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि डायरेक्ट सेलर, जो इस कंपनी में कमीशन के लिए काम करना चाहता है, पैसे के लिए काम करना चाहता है, अपने करियर को बनाने के लिए काम करना चाहता है, अपने टीम्स को पूरा करने के लिए चाहता है, उसे कहते हैं डायरेक्ट सेलर। तो कंपनी से सीधे इसके पास आ गया। दैट्स इट। ये हो गया मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये हो गया नेटवर्क मार्केटिंग। अब मैंने मेरे साथ में 10 लोगों को रिक्रूट किया, ये मेरा पहला लेवल हो गया। उन 10 लोगों ने 2-2 लोगों को रिक्रूट किया, वो 20 लोग हो गए, वो हो गया दूसरा लेवल। तो हर लेवल पर जब मार्केटिंग होती है तो उसे मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं। अब जो 50%, 60% कमीशन ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर इन सबको जा रहा था, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर को, वही कमीशन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। एडवर्टाइजमेंट कंपनी किसी सेलिब्रिटी से कराती नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पैसा खर्च नहीं करती, सोशल मीडिया पे पैसा खर्च नहीं करती, प्रिंट मीडिया पे पैसा खर्च नहीं करती, वही प्रचार करने का पैसा हमारे को यहाँ पर मिलता है। इसे कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं इस बिजनेस को क्यों करूं जबकि मेरी दाल रोटी तो चल रही है। इस बिजनेस में नाकामयाब होने का जो सबसे बड़ा रीजन है, वो रीजन ये है कि लोगों को ये ही क्लियर नहीं है कि मुझे आखिर इस बिजनेस को करना क्यों है। अगर ये क्लियर हो जाए तो फिर इंसान सब कुछ दांव पर लगा देगा इस बिजनेस को करने के लिए। अगर उसे आज से 5 साल के बाद की इमेज या 10 साल की इमेज अगर आज पता लग जाए तो देखिए, आप जो काम कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो और चाहे आप दुकान कर रहे हो, ये एक मैं आपको ग्राफ दिखाऊंगा, जिस ग्राफ में आपका ट्रेडिशनल काम है, जिस काम को आज आप करते हो, जॉब है या फिर आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। मैं यहाँ पर 6 साल का ग्राफ आपको दिखा रहा हूं। इस 6 साल के ग्राफ में आप देखें कि आप 8 घंटे पर डे काम करते हो, 30 के 30 दिन या पूरे साल काम करते हो। कितने सालों से काम आप करते आ रहे हो। आपकी जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ जो होगी वो ग्रोथ कहलाएगी लीनियर ग्रोथ। आप इससे कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, आप किसी भी, चलिए मैं एक बहुत प्रोफेशनल जॉब की बात करता हूं, बहुत प्रोफेशनल जॉब की, रेस्पेक्टेड प्रोफेशनल जॉब डॉक्टर का। डॉक्टर कभी रिटायर नहीं हो पाता है, कभी नहीं। वो जितनी भी इनकम करता है, उस इनकम से सबसे पहले घर लेता है, उसके बाद में एक गाड़ी लेता है। और गाड़ी भी किसी भी डॉक्टर के पास में आप मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जगुआर लग्जरी गाड़ी नहीं लोगे, देखोगे। राइट? उसके बाद में वो धीरे धीरे अपना वहां से पैसा बचाता है सैलरी से। एक काम और करता है, वो एक क्लिनिक खोल लेता है, अपने घर में ही क्लिनिक खोल लेता है।
या फिर अपने शहर में ही कोई भी एक क्लिनिक खोल लेगा, एक दुकान किराए पर लेकर के। सुबह हॉस्पिटल जाने से पहले उस क्लिनिक पर बैठेगा, शाम को हॉस्पिटल से आने के बाद में उस क्लिनिक पर बैठेगा। एक्स्ट्रा अर्निंग कर रहा है, एक्स्ट्रा काम कर रहा है, राइट। 8 घंटे तो वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल को दे रहा है, या 8 घंटे की सरकारी जॉब कर रहा है। क्योंकि जो लड़का डॉक्टर बन करके आज 25 साल 28 साल की उम्र में जो डॉक्टर बन बन चुका है ना, क्वालिफाई हो चुका है, तो वो डॉक्टर पहले दिन हॉस्पिटल नहीं खोल सकता अगर उसके बाप के पास पैसा नहीं है तो, राइट। तो हर अरबपति बाप का बेटा डॉक्टर नहीं बनता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर बनेगा। तो डॉक्टर ने पूरी जिंदगी कैसे जी है वो समझ लो, या कैसे जीता वो समझो। कि उसने घर लिया, घर की ईएमआई चुकानी है, गाड़ी लिया, गाड़ी की ईएमआई चुकानी है, उसने एसी लगा रखा, एसी भी उसने ईएमआई में उठाया हुआ है, यहां तक कि जो टीवी लगा रखा वो भी ईएमआई में। अब इसके बाद में ईएमआई, इन ये सारी ईएमआई और घर के खर्चे चुकाने के बाद में अगर पैसा बचेगा तो उस पैसे को वो धीरे धीरे सेविंग में डालता रहेगा। और अंत में जब उसके पास में इतना पैसा हो जाए कि वो गवर्नमेंट से लोन लेकर के अपना हॉस्पिटल शुरू कर सके, तो फिर वो जाकर के हॉस्पिटल शुरू करेगा। तब तक क्या एज हो चुकी होगी उसकी। जो लड़का 27 साल 28 साल में डॉक्टर की जॉब लग चुका था, उस लड़के उसकी एज हो चुकी होगी कम से कम भी तो 40 साल। यानी कि कम से कम 10 से 15 साल वो जॉब में लगा चुका होगा। वो प्राइवेट क्लिनिक खोल करके काम कर चुका होगा। मेरी बात समझ रहे हो ना। कि शरत आचार्य सर मान लो कि डॉक्टर बन चुके हैं, और ये सुबह हॉस्पिटल जाने से पहले अपने क्लिनिक में जाते हैं, आने के बाद में क्लिनिक में जाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, 8 घंटे हॉस्पिटल को देते हैं, और कम से कम भी तो 2 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को, यानी कि 5 घंटे कम से कम भी तो ये और क्लिनिक एक्स्ट्रा चलाते हैं। 13 घंटे काम करते हैं, राइट। 2 घंटे की ट्रैवलिंग हो गई, 15 घंटे एक इंसान काम करता है मिनिमम, एक डॉक्टर। उसके बाद में बेचारा थोड़ा बहुत पैसे बचा पाता है। अब 40 45 साल उम्र हो चुकी है, अब उसके पास थोड़ा बहुत सेविंग है, और उसके बाद में अब वो हॉस्पिटल खोलता है। रिटायर नहीं होता कि मैं 60 साल के बाद रिटायर हो जाऊं या 50 के बाद रिटायर हो जाऊं ना। अरे भाई, आगे बढ़ना है, अपनी औलाद को भी तो डॉक्टर बनाना है, उसे भी तो सक्सेस कराना है। हॉस्पिटल खोलता है। अब हॉस्पिटल खोला, मान लो 2 करोड़ में हॉस्पिटल खोला, उसके पास में 50 लाख रुपए बचत है। अब 1.5 करोड़ का लोन लेगा। अब 1.5 करोड़ का लोन लेगा, अब उसके बाद में स्टाफ हायर करेगा, उसके बाद में हॉस्पिटल चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा ही चलेगा, ऑब्वियसली हॉस्पिटल तो चलना ही चलना है, राइट। हॉस्पिटल में पेशेंट आएंगे, फिर उसके बाद में स्टाफ को सैलरी देगा, मशीनें जितने ज्यादा सुविधा देनी उतनी मशीनें ज्यादा खरीदनी पड़ेंगी। अब उसकी ईएमआई देनी है, हॉस्पिटल की ईएमआई देनी है। तो एक डॉक्टर आप देखेंगे जब तक उसके हाथ पांव चल रहे हैं, जब तक उसका दिमाग चल रहा है, वो कभी मेहनत बंद नहीं करता। ये है लीनियर ग्रोथ, ये है लीनियर ग्रोथ। और कभी भी वो एक इस दुनिया में जो लग्जरी है उन लग्जरियों का आनंद नहीं उठा सकता, वो लग्जरियों को जी नहीं सकता। एक डॉक्टर कभी हफ्ते भर के यूरोप के टूर पर नहीं जा सकता। उनके बच्चे भी बहुत सोबेस्टिक, मतलब बहुत अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे मैनर्स वाले बच्चे होते हैं उनके। उनको पता होता है कि हमें भी आगे चल करके डॉक्टर बनना है। मतलब बहुत साउंड फैमिली दिखती है वो, दिखती नहीं है बल्कि होती है। उनकी लाइफ में आप कभी भी किसी प्रकार का कोई दाग नहीं देखेंगे। लेकिन लाइफ है कैसी, पूरी जिंदगी गुलामी करने वाली।
पूरी लाइफ अपने प्रोफेशन में, ये एक ऐसा प्रोफेशन है, डॉक्टर का हो गया, या फिर सिविल इंजीनियर का हो गया, या पायलट का हो गया, या आर्मी ऑफिसर्स का हो गया, कि आप कभी भी अपने प्रोफेशन से या अपने टीम से या अपने कस्टमर से गद्दारी कर ही नहीं सकते। आप कभी भी मक्कारी नहीं कर सकते, काम चोरी नहीं कर सकते। राइट। और जिंदगी कैसी है? पूरी जिंदगी एक गुलाम वाली, स्लेव वाली जिंदगी जीनी है। कभी आप छुट्टी नहीं मना सकते, कभी आप अपने बच्चों के साथ में टूर पे नहीं जा सकते, लग्जरी जो इस दुनिया में है उस लग्जरी का आनंद नहीं उठा सकते, BMW मर्सिडीज इस तरह की गाड़ियां आप नहीं ले सकते। अलाउ, मतलब अलाउ नहीं हो पाएगा वो आपकी लाइफ को चलाते के साथ साथ। ये है लीनियर ग्रोथ। जो आप काम कर रहे हो, आप जिस भी प्रोफेशन में हो आज, और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग में होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। आप यही 6 साल का अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में लेकर के चलो, कि पहले साल में आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा, जो काला वाला पार्ट है, ब्लैक पार्ट है, वो आपका काम है, और जो ऑरेंज पार्ट है वो आपकी इनकम है। नेटवर्क मार्केटिंग में 1 साल में काम ज्यादा होगा, इनकम कम होगी। दूसरे साल में काम थोड़ा सा कम होगा आपका, और इनकम थोड़ा सा आपकी बढ़ जाएगी। तीसरे साल में इनकम लगभग लगभग बराबर बराबर आ जाएगी। जितनी आपकी मेहनत है उतनी आपकी इनकम भी हो जाएगी। और चौथे साल के अंदर अब आपकी मेहनत का कई गुना आपको मिलेगा। 5वें साल के अंदर आप यहां से इस मुकाम पर पहुंच जाएंगे कि आप अपने बच्चों की सारी रिक्वायरमेंट, सब कुछ आप फुलफिल कर सकते हो। और छठे साल के अंदर तो आप यहां से टाइम फ्रीडम एंड मनी फ्रीडम दोनों प्राप्त कर लोगे। टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम का मतलब क्या है? कि इसके बाद में आपको काम नहीं करना पड़ेगा ना। टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले मैं रिटायर हुआ होता, मेरे से पहले रामवीर सर रिटायर हो चुके होते, रामवीर सर से पहले संजीव सर रिटायर हो गए होते। टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम का मतलब इतना है दोस्त, कि अगर मैं बात करूं मनी फ्रीडम की, तो मैं कुछ भी चाहूं वो खरीद सकता हूं। मेरे बच्चे जो चाहे वो जीवन जी सकते हैं, मनी फ्रीडम ये हो गया। अगर हम बात करूं टाइम फ्रीडम की, अगर मेरे को कुछ हो गया, मान लो कि मैं फिजिकली या मेंटली डिसेबल हो गया, मैं काम नहीं कर पाया, तो भी मेरे घर में इनकम आएगी। और अगर मैं 10 दिन के लिए यूरोप के टूर पर भी चला गया, तो भी मेरे घर में इनकम आएगी। ये है मनी फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम। और ये ग्राफ मैं आपको कई बार अपनी ट्रेनिंगों में समझा चुका हूं। ये पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग का जो 5 साल का ग्राफ है, ये 5 साल का ग्राफ मैं आपको कैलकुलेशन के साथ समझा चुका हूं। कैलकुलेशन के साथ, कि 1 साल में अगर आपकी 50 की टीम बनती है, तो आप 50,000 रुपए कमाते हैं। और बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से मैंने बोला है। अब इसमें से जितने भी लोग पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं, आप किसी से भी पूछ लो, उनमें से कितने लोग हैं जिनकी इनकम 50,000 से कम नहीं है। एक चाय भिजवा दो यार प्लीज। बता देना, उधर को फोन नहीं उठा रहा, पक्का भिजवा दो, मीटिंग में। राइट। कौन इंसान इसमें ऐसा है जो पिछले 1 साल से काम कर रहा है 50,000 नहीं कमाए? मिनिमम जो कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लोग 1 साल तक करते ही नहीं है, और या फिर 1 साल में ही छोड़ देते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे आए, उड़ीसा से भी बहुत सारे लोग ऐसे आए, जिनकी इनकम महीने की 50,000 से तो कहीं ज्यादा होगी, 50,000 से भी ज्यादा होगी। जिनका खुद का बिजनेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस है, वो भी है, दुकान है जिनकी, वो भी है। कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हमारे साथ आए, लेकिन पहले साल में ही इस बिजनेस को छोड़ देते हैं।
बिजनेस में जुड़ तो जाते किसी भी वजह से, लेकिन पहले साल में 90% लोग इस बिजनेस को छोड़ते हैं, 90% लोग। इस बिजनेस को कोई 5 साल तक भी अगर कर ले, गारंटी है, सक्सेस की गारंटी है, 5 साल तक भी अगर कोई कर ले। लेकिन दुर्भाग्य है, अरे मैं नहीं कहता कि 5 साल में आप 3 करोड़ कमा लोगे, 5 साल में अगर आपने 50 लाख भी कमाए ना, तब भी आप जो काम आज आप कर रहे हो उस काम से तो आप यहां पर 100% ज्यादा ही कमाओगे। जो आप जॉब कर रहे हो, यहां पर देखिए कैलकुलेशन ये कहती है, इस कैलकुलेशन को रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ये मैं पहले भी ट्रेनिंग में समझा चुका हूं। राइट, पहले साल में अगर एक साल में 50 लोग जुड़े तो 50,000 की इनकम आई, 90% लोगों ने काम छोड़ा, 10% काम छोड़ा, या 90% लोग केवल यूजर थे, 10% लोग यानी कि 5 लोग अगर आपके साथ में काम करते, कितना काम, जितना काम आपने किया 50 लोगों को लाने का, तो 250 लोगों की टीम बनती है। और 100 एसपी से अगर एक व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करता है तो आपकी इनकम होगी 2.5 लाख रुपए, क्योंकि 100 एसपी पर हमारे को 1,000 रुपए मिलते हैं सेल्स ग्रोथ कमीशन और सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन मिला करके। तीसरे साल में 250 का 10%, अगर 25 लोग एक्टिव रहते हैं आपके साथ में, हर एक व्यक्ति 50 की टीम बनाता है तो 1250 की टीम बनती है और आपकी इनकम होती है 12.5 लाख। जिस दिन आप यहां से सैफायर बन जाओगे ना, उस दिन आप इस बिजनेस में स्टेबल हो जाओगे, पता है। तब तक डर लगता रहेगा आपको, होगा नहीं होगा, चलेगा नहीं चलेगा, सैफायर रंग तक डर लगता रहेगा आपको। नुकसान कुछ है नहीं, तो लगे रहना जरूरी है इसमें। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, लगे रहना जरूरी है। आपका यहाँ पर पहले साल में अपनी पॉकेट से पैसा लग सकता है। कैसे लग सकता है, देखिए, अपने आईडी ग्रीन कराई, वो पैसा लगा आपका। आपको 10 कदम ट्रेनिंग अगर होती है तो 10 कदम ट्रेनिंग में आपका लग गया पैसा 3,000 रुपया होटल में रहने का। राइट, उसके बाद में सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग हो गई आपकी। सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग में 5,500 रुपया आपका ट्रेनिंग का लग गया, 2,000 रुपया आपका आने जाने का लग गया, 7,500। चलो 500 रुपये और ऊपर पकड़ के चलो, खाना पीना लगा करके 8,000 रुपया आपका ट्रेनिंग में खर्चा हो गया। कितना खर्चा हुआ जोड़ते रहना, ठीक है। उसके बाद में तीसरा खर्चा हुआ आपका कि अगर कोई 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है, जैसे अभी हमने मैराथन द रेस करके एक ट्रेनिंग की थी, तो उसमें 100, 150 या 200 रुपए की एक दिन की कंट्रीब्यूशन चार्ज लिया जाता है एक दिन की ट्रेनिंग में। राइट, तो वो पैसा हो गया। तो कितना पैसा खर्च हुआ एक साल में टोटल। अभी तक आप लोगों की बात करूं तो आप लोगों ने एक भी 10 कदम ट्रेनिंग अटेंड नहीं की है इस साल के अंदर, ठीक है। गुड़गांव वालों ने अटेंड की है एक 10 कदम ट्रेनिंग। रांची में से रांची में 5 लोग मेरे ख्याल से त्रिपुरा से आए थे, और 5 लोग ही मेरे ख्याल से उड़ीसा से आए थे। जो पिछले साल में जो ट्रेनिंग हुई थी, उस ट्रेनिंग में उसका कितना खर्चा था, 4,000 5,000 कितना होगा वो खर्चा होगा। तो क्या खर्चा लगा आपका टोटल एक साल के अंदर। या कुछ लोग दिल्ली आए शो में, क्या खर्चा लगा, 500 रुपए का एंट्री पास था, 1,000 रुपए का एंट्री पास था, वो भी मैंने फ्री कर दिया था, मेरी तरफ से दे दिया था, मैंने किसी से पैसे से नहीं लिए, न गुड़गांव वालों से लिए, न त्रिपुरा वालों से लिए, और न ही उड़ीसा वालों से लिए। मैंने ये कहा था आप लोग कितने भी आते हो आओ, एंट्री पास मैं प्रोवाइड कराऊंगा, 1,000 रुपए का एंट्री पास था। बाकी सब लोगों को 50% डिस्काउंट कर रखा था, आप लोगों को 100% डिस्काउंट कर रखा था। तो आने जाने का ही तो किराया लगा होगा जो लगा होगा। तो कितना खर्चा हो जाएगा आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम। चलो आप साल में एक सूट बना लोगे, एक कोट पैंट बना लोगे, 5,000 7,000 रुपए का कोट पैंट बना लोगे, कपड़े बना लोगे, 10,000 रुपए आपने अपने कपड़े पे खर्च कर लिए। राइट, तो कितना खर्च हो गया टोटल आपका एक साल के अंदर। मेरे ख्याल से अगर आप आईडी ग्रीनिंग से लेकर के, आईडी ग्रीनिंग में को भी अगर आप ये बर्डन मानते हो कि सर मेरा पैसा खर्च हुआ है, तो मैं उसे भी अगर काउंट करूं तो साहब आपका 50,000 रुपए से ऊपर खर्च नहीं होता एक साल में। और अगर 50,000 रुपया भी खर्च हुआ है ना, तो यकीन मानो इतना खर्च करने पर आपको इतनी इनकम हो भी जाएगी। क्योंकि आप बिजनेस तभी कर पाओगे जब आप मीटिंगों में आओगे, जब आप मीटिंगों में आकर के बिजनेस करना सीखोगे,
तभी आप बिजनेस कर पाओगे। तो एक साल में आपने जितना कमाया उतना खर्च हो गया, बराबर हिसाब किताब। तो एक साल इसे अप्रेंटिस के तौर पर कर लो ना। आपने आईटीआई किया, और आईटीआई करने के बाद आपने फिटर का कोर्स किया, अब उसके बाद में एक साल आप अप्रेंटिस के तौर पर कर लो ना। आपने होटल मैनेजमेंट किया, होटल मैनेजमेंट करने के बाद में फाइनल ईयर में आपको इंटर्नशिप मिली किसी होटल की, तो उस इंटर्नशिप के तौर पर कर लो ना इसे, कि काम भी सीख लो और साथ के साथ में इनकम भी पालो। जितना आपका खर्च हुआ है उतना आपका पैसा निकल जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि आपको ऐसे पहले साल में इनकम हो सकती है। हाँ, शरद सर की तरह हो सकता है, आप डेडिकेशन के साथ लगो, सब कुछ छोड़ छाड़ करके दांव में लगा करके, तो इनकम हो सकती है। नहीं लगोगे तो नहीं होगी। यहाँ पर और भी लीडर हैं, किशोर सर हैं, या फिर शुभ्रांशु सर हैं, या सुरेश सर हैं। ये लोग जी जान लगा करके मेहनत कर रहे हैं, तो इनको इनकम भी हो रही है, सब कुछ दांव पर लगा करके। अब मेरे से कोई इंसान कहे सर कि काम तो हमने भी शरद सर के साथ ही शुरू किया था, लेकिन इनकम नहीं है हमारी उतनी जितनी शरद सर की है। तो एक बार अपनी आईने में शक्ल देखना और अपने आप से बात करना, क्या जितना समय शरद सर ने दिया है इस बिजनेस को, जितना डेडिकेशन शरद सर ने दिखाया है, क्या उतना आप दिखा पाए हो? क्या जिस तरीके से शरद सर ने काम किया है, अपनी नौकरी छोड़ करके, बीवी बच्चे किराए के मकान में रहते हैं, रोज बीवी इनसे झगड़ा करती है कि पैसा नहीं देते हो तुम, ये क्या इतने सालों से तुम मार्केटिंग मार्केटिंग करते रहते हो, पैसा तो कुछ आता नहीं है। कम से कम 3 से 4 बार तो मैं फोन पर काउंसलिंग कर चुका हूं इनकी वाइफ की, हाथ जोड़ चुका हूं, रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि मेरी बहन मुझ पर भरोसा करो, मुझे एक मौका दे दो। वो रोज इनके साथ झगड़ा करती हैं। अब जाकर के टोपाज बनने के बाद में उनको थोड़ा बहुत इस बिजनेस में बिलीव हुआ है। झगड़ा करने का हक भी बनता है ना उनका, घर कैसे चलेगा? क्योंकि पैसा तो हर हफ्ते नहीं बनता ना, शुरुआत में हर महीने नहीं आता ना। लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो सब कुछ दांव में लगा करके इस बिजनेस को कर रहे हैं, बताओ। सुरेश सर घर बार छोड़ करके त्रिपुरा बैठे हुए। एक दिन इनके बड़े भाई साहब का मेरे पास कॉल आता है, ये मैंने सुरेश सर को भी नहीं बताया, आज बता रहा हूं आपको इस पैनल के माध्यम से, कि सर ये कई सालों से नेटवर्किंग में लगा हुआ है, इसका करियर बनेगा या नहीं बनेगा, उम्र होते जा रही है सर, शादी करनी है सर, मकान बनाना है। वो फेसबुक से नंबर निकाल करके मेरे पास कॉल करके आए। मैंने आज तक हालांकि सुरेश सर को नहीं बताई ये बात, क्यों, कहीं उनके भैया एम्प्रेस फील ना करें, इसलिए। राइट। अब इसमें मेरी तो गलती है नहीं कि सुरेश सर को या शरद सर को मैं आज मिला, एक साल पहले। अगर ये दोनों मेरे से 7 साल पहले मिल गए होते, तो अगर मैं क्राउन हूं तो ये पक्का रॉयल या ब्लैक तो होते। तो अब अगर ये मुझे एक साल पहले मिले हैं, तो मुझे कम से कम इनको 3 साल तो देने पड़ेंगे। यही वर्ड मेरे शरद सर की मिसेस के लिए भी थे, और यही वर्ड मैंने सुरेश सर के भाई साहब को भी कहा। अब ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, सब कुछ दांव पे लगा करके काम कर रहे हैं, सब कुछ। तो आप में से कितने लोग हैं जो इस डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, बताइए। आपको प्लान दिखाना हो तो शरद सर चाहिए, सुरेश सर चाहिए। आपको रजिस्ट्रेशन करना हो तो अपलाइन चाहिए। आपको प्रोडक्ट के बारे में जानना हो तो अपलाइन चाहिए। कंपनी में केवाईसी नहीं हुआ तो अपलाइन चाहिए। फिजिकल केवाईसी नहीं हुआ तो अपलाइन चाहिए। बैंक केवाईसी नहीं हुआ तो अपलाइन चाहिए। पैसा नहीं आया तो अपलाइन चाहिए। मतलब आपने तो जबरदस्ती का गार्जियन बना दिया अपने अपलाइन को। नहीं नहीं, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है सर, करोगे तुम।
तो जब आप डिपेंडेंट होकर के काम करोगे तो आप लीडर कैसे बनोगे? चलिए, मुझे इस बात से शिकायत नहीं है, नॉट एट ऑल। मुझे आपसे शिकायत नहीं है कि आप इस डेडिकेशन के साथ काम करो, जिस डेडिकेशन के साथ में शरद सर या सुरेश सर कर रहे हैं। ये पागलपन है, ये जुनून है। ये जुनून, ये पागलपन हर इंसान में नहीं हो सकता। इस दुनिया में कामयाब ना होने का जो सबसे बड़ा कारण है वह है समझदारी। क्योंकि समझदार आदमी रिस्क नहीं लेता, जुनूनी आदमी किसी भी हद तक जा सकता है। बस इतना फर्क होता है। लिख लो ये पॉइंट, गोल्डन वर्ड्स है मेरे। समझदार आदमी कभी रिस्क नहीं लेता और जुनूनी आदमी हमेशा पागलपन की हद से काम करता है, वो रिस्क लेने से नहीं डरता। तो जब समझदार आदमी रिस्क नहीं लेगा तो जाहिर सी बात है वो कभी उस फल को प्राप्त कर ही नहीं सकता जो जुनूनी आदमी पागलपन में, अनाड़ीपन में पा जाएगा। राइट माय डियर फ्रेंड्स? तो मेरे को आपसे शिकायत नहीं है कि आप समझदार क्यों, आप रिस्क क्यों नहीं ले रहे, आप नौकरी क्यों नहीं छोड़ रहे, या फिर आप सारा काम धाम छोड़ करके, घर बार छोड़ करके आप इस बिजनेस को क्यों नहीं कर रहे। लेकिन मेरे आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, क्या आप 5 साल इस बिजनेस को दे सकते हो? ये रिक्वेस्ट है मेरी। नॉट एट ऑल कि आप ये डेडिकेशन ना दिखा पाओ, लेकिन रिक्वेस्ट इतनी है कि क्या आप 5 साल इसी स्पीड से इस बिजनेस को दे दोगे जिस स्पीड से आज आप कर रहे हो। अगर 5 साल भी आपने दे दिए तो 5 साल में आप अगर ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड ना भी बने तो क्या हुआ? यकीन मानिए 5 साल में डायमंड सिर्फ आपके कदमों में होगी। 5 साल में 50 लाख आप कमा चुके होंगे। और ये मैं सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पे नहीं कह रहा हूं, ये मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। 2010 से लेकर के 2022, 12 साल का अनुभव है मार्केटिंग का। अपने 12 साल के अनुभव से मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि 5 साल भी अगर आपने इस बिजनेस को दे दिए, हो जाएगा। 5 साल का पेशेंस, कि पहले साल में आपको जितनी इनकम आई उतना खर्चा होगा, नॉट एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। 5 लोग मिलेंगे तेरे को काम करने वाले। आज आप 5 लोग मिलेंगे, कैसे पता लगेगा? ऐसे पता लगेगा कि जब लीडर्स मीटिंग होती है, जब सेमिनार होता है, जब ट्रेनिंग होती है, तो आपके साथ में कितने लोग आते हैं उससे पता लगता है आपके पार्टनर कितने हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इस ट्रेनिंग में आज कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा इस ग्रुप के अंदर जिसको किसी ने ये ट्रेनिंग ज्वाइन कराई होगी, अपलाइन ने ज्वाइन कराई होगी, और कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी टीम को लेकर के यहां पर आया होगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये पूरी टीम, सपोज शरद सर के टीम से यहां पर 40 लोग हैं, तो शरद सर की टीम से 40 लोग हैं, तो आज शरद सर के साथ में 40 लोग हैं जिनके साथ में काम किया जा सकता है। अगर किशोर सर के साथ में यहां पर उनके एसजीओ से 5 लोग हैं, तो 5 लोग, इसका मतलब ट्रेनिंग कर सकते, 5 पार्टनर आज सर किशोर सर के साथ हैं। समझ में आ गई बात? तो इसी प्रकार से सुदर्शन सर के अगर एसजीओ से अगर 5 फाइटर अगर आज इस मीटिंग में है, तो 5 पार्टनर उनके होंगे। इसी प्रकार से सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग में आपके साथ में कितने लोग जिम कॉर्बेट पहुंचते हैं, वो बड़े लेवल की ट्रेनिंग होगी। राइट? उसमें मैनेजमेंट सिखाया जाएगा, बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी, तो उतने पार्टनर आपको काम करने वाले मिल जाते हैं। राइट? ये है नेटवर्क मार्केटिंग की पावर। उसके बाद में दोस्तों, अब नेटवर्क मार्केटिंग हम कर समझ गए नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हम AWPL ही क्यों करें?
क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत सारी कंपनियां मार्केट में है, हमसे पहले भी है और हमसे बाद में भी आ रही है। नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए सही कंपनी का चुनाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपनी के चुनाव में ध्यान में रखने वाली बात, पॉइंट लिख लो। पहला पॉइंट, कंपनी का विजन और मिशन बड़ा होना चाहिए। कंपनी लीगल होनी चाहिए। कंपनी का मैनेजमेंट सही होना चाहिए। कंपनी के एमडी का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, कंपनी के एमडी की नीयत साफ होनी चाहिए। ये तो हो गया कंपनी के बारे में। अब उसके बाद में कंपनी के बारे में अगला पॉइंट, प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए। क्योंकि अगर प्रोडक्ट अच्छे नहीं होंगे तो हम मार्केट में जो काम करने के लिए जाते हैं, लोगों को ज्वाइन कराने के लिए जाते हैं, तो हम ज्वाइन नहीं करा पाएंगे। अगर प्रोडक्ट खराब हुए या खराब होते तो आप में से एक भी इंसान काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम लोग जो इस बिजनेस में आते हैं, हम केवल पैसे के लिए नहीं आते, मान सम्मान के लिए भी आते हैं। और हम वो कोई काम नहीं करेंगे जिसमें हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। तो अगर प्रोडक्ट अच्छे नहीं होंगे तो आप उस कंपनी में कामयाब नहीं हो सकते। उसके बाद में तीसरा पॉइंट, पहला हो गया कंपनी, दूसरा हो गया प्रोडक्ट, और तीसरा हो गया इनकम। इनकम प्लान सिंपल हो और हाईली पेड होना चाहिए। इनकम प्लान में कंडीशन नहीं होनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारी कंपनियां हैं, मैक्सिमम कंपनियों में इतने टर्म्स एंड कंडीशन हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर चाह करके भी पैसा नहीं कमा सकता। इतनी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। उसके बाद में चौथी चीज है नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए, वो है आपका एजुकेशन सिस्टम। कि एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए उस कंपनी में, यानी कि ट्रेनिंग्स उसमें समय समय पर होते रहनी चाहिए। एजुकेशन सिस्टम। उसका बाद पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट ये है दोस्त कि आपको जो लीडरशिप है वो लीडरशिप सही होनी चाहिए, सपोर्ट जिसे कहते हैं। क्योंकि अगर आप एक सही कंपनी में ज्वाइन हो रहे हैं, प्रोडक्ट भी अच्छे, इनकम भी अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा है, लेकिन अगर लीडर अच्छा नहीं है ना, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। तो अब सबसे पहले बात करते हैं, लीडर से शुरू करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं लीडर के तौर पर आपके हिसाब से एक सही कैंडिडेट हूं, मैं लीडर बनने लायक हूं या आपका लीडर कहलाने लायक हूं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। और अगर आपको मेरे में कोई भी कमी दिखती है तो आप इस बिजनेस को आज छोड़ सकते हैं, मत कीजिएगा। मतलब मेरी टीम से आप हट सकते हैं, मेरी टीम से हट करके आप इस AWPL में कहीं भी जा सकते हैं, किसी के भी साथ काम शुरू कर सकते हैं, अगर मैं सही इंसान नहीं हूं तो। क्योंकि एक बिजनेसमैन होने से, एक लीडर होने से पहले, एक अच्छा लीडर होने से पहले, एक अच्छा बिजनेसमैन होने से पहले एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। लीडरशिप की ये क्वालिटी है। उसके बाद में चौथा पॉइंट था एजुकेशन सिस्टम। हमारे पास में जो एजुकेशन है, एफएसएस के पास में, एफएसएस के लीडरों के पास में, एफएसएस क्या है? फाइटर सक्सेस सिस्टम। एक कंपनी है जो हमें एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। और इस कंपनी को
जो लीड करते हैं एजुकेशन सिस्टम को, वो लीड करते हैं AWPL में काम करने वाले लीडर, राइट। जैसे आपकी टीम को मैं और रामवीर सर लीड करते हैं एजुकेशन देने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि हाँ रामवीर सर और BS भंडारी सर के पास में वो सफिशिएंट एजुकेशन है जो आपको कामयाब करा सकती है, तो आप सही जगह पर हो। अगर आपको लगता है संजीव सर आपको सही एजुकेशन दे सकते हैं, तो आप सही जगह पर हो। तो चौथा पॉइंट भी क्लियर। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट था इनकम प्लान। इनकम प्लान हमारा इतना सिंपल एंड सोबर है कि एक फ्रेशर व्यक्ति भी यहां पर पैसा कमा सकता है, और एक जिसने पहले नेटवर्क मार्केटिंग कर रखी है वो भी पैसा कमा सकता है। कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। अब ये टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है, ये आपको पता तब लगेगा जब आप किसी दूसरी कंपनी का प्लान देखोगे, तब समझ में आएगा आपको। तब आप कंपेयर करोगे तब पता लगेगा। हाईली पेड है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर को अधिक से अधिक कमीशन मिलता है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट था प्रोडक्ट। दोस्तों अगर प्रोडक्ट अच्छे ना होते तो मैं ही इस काम को नहीं कर रहा होता, आपकी तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि हम सब लोग वो लोग हैं जो आत्मसम्मान के लिए काम करते हैं। तो प्रोडक्ट कैसे है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कंपनी की। कंपनी क्या है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का मिशन क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लीगलाइजेशन की, कि कंपनी हिंदुस्तान में अगर लीगल में अगर बात करूं कि डायरेक्ट सेलिंग में लीगल कंपनियां कौन कौन सी हैं, तो दोस्तों पहला नाम अगर किसी का आना चाहिए तो वह आपकी AWPL। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी कंपनियां लीगल नहीं है, बाकी कंपनियां भी लीगल है। फिर वो चाहे एमवे हो, फिर वो चाहे आपके FLP हो, फिर वो चाहे आपकी हर्बल लाइफ हो, मोदी केयर हो, वेस्टीज हो, ये सारी कंपनियां भी लीगल तरीके से ही काम कर रही हैं, राइट। इलीगल क्या होता है? इलीगल वो होता है जो आपका 1000 रुपए की ज्वाइनिंग है और 1000 रुपए की ज्वाइनिंग में 1000 रुपया ही कमीशन है। मनी का रोटेशन जिसे कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी के नाम पे दुनिया भर की कंपनियां आज चल रही हैं, राइट। रिचार्ज के नाम पर दुनिया भर की कंपनियां आज चल रही है, वो सब इलीगल है जहां पर मनी का रोटेशन होता है। जहां पर आपको प्रोडक्ट सेल होने के बदले में कमीशन मिले, वो लीगल है सारी की सारी, राइट। और कमीशन भी कितना मिलना चाहिए? 50% से लेकर के 75% तक, उससे ज्यादा नहीं। अगर उससे ज्यादा कमीशन मिल रहा है तो सिंपल सी बात है, गोलमाल है भाई, गोलमाल है। अगर कम मिल रहा है तो भी गोलमाल है, और अगर ज्यादा मिल रहा है तो भी गोलमाल है, राइट। उसके बाद में कंपनी ने किस लेवल का काम किया होगा कि भारत सरकार ने खुद चुना है इस कंपनी को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड के लिए। क्योंकि चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड नीति आयोग के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाने वाला अवार्ड है। और इस अवार्ड में दोस्तों, ये अवार्ड गिने चुने लोगों को मिलता है जो लोग इसमें समाज के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, राइट। ये 2 बार मिल चुका है, एक बार भी नहीं। उसके बाद मैं बात करूं मैं आपको इंटरनेशनल अवार्ड जो मिले हैं कंपनी को, ये आज कहीं ना कहीं कंपनी 800 करोड़ का टर्नओवर 8वें साल में कर चुकी है। ये उसी का तो नतीजा होगा ना, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन डायरेक्ट सेलिंग। उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं आपके नियत की, विजन एंड मिशन की। कंपनी के नियत की अगर बात करते हैं, MD सर के नियत की बात करते हैं, तो जिस प्रकार से समाज के लिए, देश के लिए हमारे MD सर अग्रसर रहते हैं, हमारे MD सर हमेशा इनिशिएटिव लेते हैं, ये जग जाहिर है। फिर वो चाहे पुलवामा अटैक में शहीद हुए जवानों के परिवारों को अंतरिम सहायता देने वाली बात हो, फिर वो राम मंदिर निर्माण के लिए चाहे 21 लाख रुपए देने की बात हो, सॉरी 25 लाख रुपए देने की बात हो, हाँ 21 लाख सॉरी, या फिर PM केयर फंड में कोविड के दौरान 25 लाख डोनेशन की बात हो, 2000 डिस्ट्रीब्यूटर्स को कोविड के दौरान 2-2 हजार रुपए नगद कैश उनके अकाउंट में देने की बात हो, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स का दिवाली वाले दिन चेक बनता है उनके अकाउंट में 500 रुपए एक्स्ट्रा डालने की बात हो, राइट। या फिर फैमिली प्रोडक्शन की बात हो,
कि आज अगर कोई भी कंपनी में काम करने वाला फाइटर एमराल्ड बन जाता है और दुर्भाग्यवश कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई दुर्घटना ऐसी हो जाती है, वो इस दुनिया से चले जाता है, तो उसके परिवार को 1 लाख रुपए की अंतरिम सहायता, टोपाज के परिवार को 2 लाख, रूबी स्टार के परिवार को 3 लाख, सैफायर के परिवार को 4 लाख, स्टार सफायर के परिवार को 8,20,000, डायमंड के परिवार को 12,40,000, ब्लू डायमंड के परिवार को 22 लाख रुपए की अंतरिम सहायता, और साथ ही उनके बच्चों की 12वीं तक की ट्यूशन फीस हर महीने कंपनी की तरफ से, फाउंडेशन की तरफ से, एडब्ल्यूपीएल फाउंडेशन की तरफ से। तो आपको एडब्ल्यूपीएल क्यों करनी चाहिए, मैं 1000 कारण बता सकता हूं। आप मुझे एक कारण बता देना कि एडब्ल्यूपीएल सर मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मुझे एडब्ल्यूपीएल में ये कमी लगी। आप मुझे एक कारण बता दो और छोड़ देना काम, आप कोई भी दूसरी कंपनी कर लेना, लेकिन मैं आपको 1000 कारण दे सकता हूं कि आपको एडब्ल्यूपीएल ही क्यों करनी चाहिए डायरेक्शन। एग्जाम्पल हमारे सामने, ये पुरानी फोटो है गणपत मीना जी की, जब वो एक्सपायर हुए तो ब्लू डायमंड थे, आज वो ब्लैक डायमंड है। उनका वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, अभी उनका परिवार आया था दिल्ली, उसके बाद में ये 11-11 लाख रुपए दोनों बच्चों के नाम पे एमडी सर ने कराई, खुद जाकर के गए, 11-11 लाख रुपए का चेक उनको दिया। आज टीम काम करे ना करे, लेकिन उन दोनों बच्चे, ये दोनों बच्चे हैं, ये लड़की है और वो बेटा है उसके मम्मी के गोद में, 5 साल का बेटा है, 12-13 साल की बेटी है। कम से कम आज इन दोनों बच्चों की तो लाइफ सेव होगी। टीम काम करती तो वो तो बात की बात, टीम काम कर रही तो वो तो इनकम आई रही है। 1.5 साल के अंदर 70 लाख रुपए की अर्निंग हो चुकी है, राइट। अब बात करते हैं कि हम इस बिजनेस को कैसे करें, क्यों करें तो क्लियर हो गया। अब बात आती है इस बिजनेस को कैसे करें। यहां तक क्लियर है पॉइंट सबको? इस बिजनेस को कैसे करें अगर आपको ये जानना है, तो सबसे पहले आप एक बात याद रखना, नो लर्निंग नो अर्निंग, लो लर्निंग लो अर्निंग, मोर लर्निंग मोर अर्निंग। नहीं सीखोगे तो कमा नहीं सकोगे, कम सीखोगे तो कम कमाओगे, और ज्यादा सीखोगे तो ज्यादा कमाओगे। दिस इज द वेरी बेसिक फंडामेंटल ऑफ अपडेटिंग योरसेल्फ। ठीक है दोस्त, सक्सेस होने के लिए 3 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। पहला स्टेप है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट आपको 90% रिजल्ट देता है, 90%। टेक्निक आपको 8% रिजल्ट देती है, और फाइन ट्यूनिंग आपको 2% रिजल्ट देती है। कुल मिलाकर के आप यहां से 100% सक्सेस इस प्रकार से प्राप्त करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हम यहां से फाइन ट्यूनिंग की। देखिए फाइन ट्यूनिंग क्या होती है। फाइन ट्यूनिंग इस बिजनेस में इस प्रकार से है, जैसे 1 करोड़ की गाड़ी आपके घर के बाहर खड़ी हो और उसमें 20 रुपए की हवा ना हो, टायरों में हवा ना हो। हवा कितने की डल जाती है? 20 रुपए की डल जाती है, लेकिन टायर में हवा नहीं है आपके। तो क्या उस गाड़ी से आपको कहीं जाना हो तो आप पहुंच सकते हो? नहीं पहुंच सकते हो। क्यों नहीं पहुंच सकते हो? क्योंकि गाड़ी चलेगी नहीं। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि हवा नहीं है, राइट। तो आप इस बिजनेस को करके डायमंड बनना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, लेकिन अगर आपकी अपने अपलाइन के साथ ना फाइन ट्यूनिंग नहीं है, अपलाइन की डाउनलाइन के साथ ना फाइन ट्यूनिंग नहीं है, यकीन मानिए आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। फाइन ट्यूनिंग का क्या मतलब होता है? फाइन ट्यूनिंग का पहला पॉइंट ये है कि आपका अपने अपलाइन और अपने डाउनलाइन के साथ में रिश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए, रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप अपने अपलाइन की या डाउनलाइन की इज्जत नहीं करते हो,
रेस्पेक्ट नहीं करते हो तो आप इस बिजनेस को कभी नहीं कर पाओगे। आपकी पर्सनल लाइफ में आपके हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो सकता है, माँ बाप का बच्चों से झगड़ा हो सकता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन डाउनलाइन का झगड़ा नहीं हो सकता। ये बिजनेस पता कैसा है? ये बिजनेस है गुरु भक्ति का। ये बिजनेस अपने अपलाइन के प्रति समर्पण का बिजनेस है। अगर इसमें आपने किंतु परंतु किया ना तो आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते। देखिए, दो प्रकार के लोग इस बिजनेस में आते हैं, एक अर्जुन की तरह और एक हनुमान की तरह। अर्जुन की भी जीत हुई थी, लेकिन हनुमान जी को पूजा जाता है। अब किस तरह के लोग इस बिजनेस में आते हैं समझो। अर्जुन कौन है और कौन आप में से हनुमान है? श्री कृष्ण ने महाभारत जिताया और उसका सूत्रधार बने जीत का, और उसमें जो सबसे बड़ा रोल था वो था अर्जुन का। राइट? अर्जुन बहुत बड़ा धनुर्धारी था, बहुत हिम्मत वाला था, अच्छा था, टैलेंटेड था, सब कुछ था। आप में से बहुत सारे लोग हैं अर्जुन है, बहुत सारे लोग अर्जुन जैसा टैलेंट लेकर के इस दुनिया में घूम रहे हैं। लेकिन जब महाभारत के युद्ध में गए, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में गए, जब युद्ध शुरू होने वाला था, तो अर्जुन इमोशनल हो गया। उसने गांडीव रख दिया और कहा मैं अपने गुरु पर बाण नहीं चला सकता, मैं अपने कजन भाइयों पर, अपने चचेरे भाइयों पर बाण नहीं चला सकता, मैं किसी को मार नहीं सकता, मैं भीष्म पिता पर बाण नहीं चला सकता, उन्होंने मेरे को अपनी गोद में खिलाया है। मतलब उसने इतना लंबा चौड़ा ऑब्जेक्शन दे दिया जो लॉजिकली अपनी जगह पर सही था। बड़ी गहराई से समझना बात को। जब आप लॉजिक देते हो ना अपने अपलाइन को, तब आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही होते हो। लेकिन यकीन मारो, आपका अपलाइन जो ऊपर बैठा हुआ है ना, वो अपलाइन आपका भला चाहता है, उसकी बात मानने में ज्यादा भलाई है, क्योंकि आपको पता नहीं है सही क्या है गलत क्या है। फिर अर्जुन को समझाना पड़ा भगवान श्री कृष्ण ने, भाई क्यों मारना है इनको, समझाना पड़ा। बोला मैं मानता हूं अर्जुन, तो भीष्म पितामह को मत मार, मैं मानता हूं कि तू द्रोणाचार्य को मत मार, मैं मानता हूं कि तू निहत्थे बाण चलाना गलत है, लेकिन ये बता कि ये भी कहां सही है कि एक औरत का चीर हरण उड़ाओ और तुम मुंह फेर लो? ये कहां तक सही है? ये अन्याय सहना कहां तक सही है? तो अर्जुन को हर जगह समझाना पड़ा। अर्जुन ने कहा मैं कर्ण को निहत्था है, मैं इस पे बाण नहीं चला सकता। अगर मोमेंट आपको याद हो तो अर्जुन ने कहा, जब उसका रथ फंस गया कर्ण का मिट्टी में, तो उसने कहा मैं इस निहत्थे पे बाण नहीं चला सकता। अर्जुन ने फिर लॉजिक दे दिया कि निहत्थे पे बाण नहीं चला सकता, पाप है। फिर भगवान श्री कृष्ण को समझाना पड़ा। तो क्या वो सही था जो अभिमन्यु को इन्होंने घेर करके मारा था, षड्यंत्र के तहत मारा था, एक निहत्थे बालक को मारा था, क्या वो सही था? मतलब हर बात पे उसको समझाना पड़ता था, हर बात पे समझाना पड़ता था। अंत में गुरु जिसके साथ होगा जीत होगी, डेफिनेटली है। आप कितना भी किंतु परंतु करो, अगर मेरे समझाने के बाद में या शरद सर के अपलाइन के समझाने के बाद में अगर आप उस बात को मान लोगे तो जीत आपकी हो ही जाएगी, लेकिन हनुमान नहीं बन पाओगे। अब हनुमान कौन है? हनुमान है, पता है, गुरु भक्त। भगवान श्री राम ने कहा हनुमान तुम्हें लंका जाना है और सीता का पता लगाना है। बोला जय श्री राम। बोला संजीवनी बूटी लानी, बोला जय श्री राम। लंका में आग लगानी है, जय श्री राम। पूंछ में आग लगानी है, जय श्री राम। सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द उनके मुंह से निकलता था, जय श्री राम, जय श्री राम और जय श्री राम। यही फर्क होता है शिष्य और गुरु में, कि आज शिष्य में और गुरु भक्त में
यही फर्क होता है मेरे दोस्त कि आज अर्जुन को हम इस प्रकार के उदाहरण से बता रहे हैं, गलत एग्जाम्पल के लिए हम उसको उसका नाम ले रहे हैं, और हनुमान को इस पूरे विश्व के कोने कोने में पूजा जाता है। जहां भगवान श्री राम होते हैं वहां हनुमान का भी नाम होता है। तो हु यू आर, आप कौन हो, अर्जुन हो या हनुमान हो? मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो रामवीर सर के लिए हनुमान हूं, मैं तो संजीव सर के लिए हनुमान हूं। उन्होंने जो कह दिया मेरे लिए पत्थर की लकीर है। मैंने आज तक अपना दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि मुझे इतना पता है कि अगर मेरे पास दिमाग होता तो मैं पहले कामयाब हो गया होता। इसलिए मैंने आज तक अपना दिमाग नहीं लगाया। राइट माय डियर फ्रेंड? तो आज इसके बाद में जब भी आप कभी लॉजिक देने का प्रयास करो अपने अपलाइन को, अपने सीनियर को, तो ये बात अच्छी तरह समझ लेना कि ऊपर जो बैठा है ना, उसे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण को अगर सब कुछ पता था कि कौन सी कार्रवाई क्यों करनी है, तो उसी प्रकार से आपके अपलाइन को भी सब पता है कि कौन सी कार्रवाई क्यों करनी है। वो आपको समझाने का प्रयास करेगा, मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो भी ठीक है। वो उसी दिन तक आपके नखरे सहन करेगा जिस दिन तक उसको हनुमान नहीं मिल जाता। जिस दिन उसको हनुमान मिल जाएगा उस दिन के बाद में आपके नखरे नहीं सहेंगे। राइट? तो आपका फाइन ट्यूनिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फाइन ट्यूनिंग के बिना, डेडिकेशन के बिना, समर्पण के बिना आप इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने आप को अपने अपलाइन से ज्यादा स्मार्ट समझते हैं ना, तो यकीन मानिए नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे। इससे बेहतर है आप छोड़ देना काम को। अगर आपको यह गवारा नहीं है कि मेरा अपलाइन मेरे से ज्यादा जानता है, कौन अपलाइन? ज्वाइनिंग में अपलाइन नहीं, रैंक में सीनियर है। जो आपसे रैंक में सीनियर है वो आपका अपलाइन है। ज्वाइन तो आप बहुत लोग रखे होंगे आपके ऊपर, वो अपलाइन नहीं है। अपलाइन कौन? जो एक्टिव है, जो काम कर रहा है। राइट? तो वो अपलाइन है, तो उसके साथ में उसके प्रति समर्पण भाव बहुत ज्यादा जरूरी है। ये है फाइन ट्यूनिंग। पूरे दिन में आप, दूसरा पॉइंट फाइन ट्यूनिंग का, पूरे दिन में जो आपने काम किया उस काम का फीडबैक अपने अपलाइन को देना, अपने सीनियर को देना कि सर आज मैं फील्ड में गया था और ये काम मेरा हुआ है, और मैं 4 लोगों से मिला, 4 लोगों में से एक ने मना किया कि नहीं नहीं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। दूसरे ने मेरे से ये सवाल पूछा, तीसरे ने कहा मैं सोच के बताऊंगा, और चौथे ने सर ज्वाइनिंग ले ली। तो पूरे दिन में 4 प्लान हुए हैं। उन जिन 4 लोगों से आप मिले हो, उन 4 लोगों की फीडबैक आपको अपने अपलाइन को बतानी है। कहानी खत्म। ये आप 4 लोगों से जब मिले तो उनसे क्या कॉन्वर्सेशन आपकी हुई और एंड रिजल्ट क्या रहा, ये 2 बातें आपको बतानी है। कि सर मैं आज फील्ड में गया था, एक शरत आचार्य सर मिले मेरे को, एयरपोर्ट पर जॉब करते हैं। मैंने सर इस बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में उनको बताया, तो वो एक्साइटेड तो है सर, करना तो चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन भी करा लिया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को सर उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी लगी है। क्या एक बार आप उनसे बात कर लोगे? क्या आप एक बार उनसे मिल लोगे? फिर वो आपका जो अपलाइन में जो जरूरी पॉइंट समझेगा उसके हिसाब से आपको बता देगा कि क्या करना चाहिए करके। राइट? इसमें अपलाइन का मार्गदर्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि 7:30 हो चुका है। कल हम इसका सेकंड पार्ट, कल, हाँ कल हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। आपका अब बचेगा हमारा एक्साइटमेंट और टेक्निक। ठीक है? तो यहाँ पर, यहाँ